तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक 2026 वैकेंसी जो आपकी आई हुई है 1200 प्लस पदों पर, उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। लगातार कमेंट आ रहे थे जब हम फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी की क्लास करा रहे थे तो बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर अस्पताल सहायक की क्लास चालू कर दीजिए। इसमें जो सिंपल सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी हो गया, साइंस हो गया, इनको तो लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान में कोई भी हाथ नहीं लगा रहा है। तो सर आप सामाजिक विज्ञान कंप्लीट करवा दीजिए। तो भाई सामाजिक विज्ञान हम यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे, साथ साथ में जितने भी सब्जेक्ट हैं इसके अंदर उन सबको कंप्लीट करवाएंगे। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा में हमने सामाजिक विज्ञान पढ़ाया है, उससे कठिन लेवल का इसमें नहीं आने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत हम भूगोल से करने वाले हैं और पहला चैप्टर है वन एवं वन्यजीव। आराम से सिलेबस में देख लेना, सिलेबस में पहला चैप्टर भूगोल का वन एवं वन्यजीव दिया गया है, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। सारे फैक्ट रहेंगे, एमसीक्यू भी रहेंगे, बारीक से बारीक जानकारी सब कुछ अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ही ऐसी ही वीडियो लगातार हम आपके लिए लेकर के आते रहें और कोई भी चैप्टर हो उसको एकदम डिटेल में कवर कराते रहें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सुबह के टाइम आपकी जेल प्रहरी की और फॉरेस्ट गार्ड डिप्टी जेलर की क्लास चलेगी, शाम को आपको मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक की क्लास देखने को मिलने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं। परीक्षा में 100% महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वन एवं वन्यजीव जीव संसाधन भूगोल मास्टर रिवीजन नोट्स शुक्ला सर सुपर नोट्स के अंतर्गत हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। आइए सबसे पहले वन संपदा की बात करेंगे कि भाई भारत में वन संपदा क्या स्तर पर है, कैसे क्या है, भारत की स्थिति क्या है। भाई वन संपदा में भारत की क्या स्थिति है। भारत ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है वनों को बढ़ाने के लिए और लक्ष्य रखा गया कि 33% लक्ष्य प्राप्त करना है भारत को। कोई भी विश्व का देश हो, सब लोग यहाँ पर कह कर के आए हैं भैया यूएनओ में कि भैया हम अपने यहाँ 33% वन कर लेंगे। भारत इसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य क्या है, 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। हर जगह ये बोला गया भैया कम से कम। अब इस 33% में हमारे भारत में क्या क्या पाया जाता है वो देख लो। सदाबहार वन की अगर हम बात करते हैं, जो एवरग्रीन होते हैं, वो हमारे यहाँ 8% जो है सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। वहीं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों की बात करते हैं तो ये अपने यहाँ 37% उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वो 28% अपन को देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक वन की अगर हम बात करते हैं तो अंडमान और निकोबार लगभग 86.9%, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है, फिर मिजोरम है। तो प्रश्न यहां से बनेगा सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं भारत में, तो आप पहले नंबर पर अंडमान निकोबार, उसके बाद में अरुणाचल और उसके बाद में मिजोरम को लगाएंगे। वहीं न्यूनतम वन की अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम वन आईएफएसआर की बात कर रहे हैं, आईएफएसआर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आईएफएसआर 2023 जो लेटेस्ट वाली आई हुई है, अभी हमने एमपी वाले वन और वनोपज में कराई थी आपको आईएफएसआर, है ना। तो यहाँ पर जो है हम वही आईएफएसआर 2023 को बेस बना करके चलेंगे, जो लेटेस्ट वाली वन नीति है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, न्यूनतम वन की बात करते हैं तो हरियाणा में है कितना, केवल 3.8% है। उसके बाद पंजाब में, फिर गुजरात में, फिर राजस्थान में है। अब यहाँ पर ये जो बात की गई है वो प्रतिशत के हिसाब से की गई है। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ सर हमारा मध्य प्रदेश तो सबसे आगे है वन में, फिर एमपी का नाम क्यों नहीं आया। तो भाई अगर प्रतिशत की बात करेंगे कि कितना बड़ा भूभाग है, उस पर कितने प्रतिशत वनों पर, जो कितने प्रतिशत एरिया पर वन पाए जाते हैं, तो इसमें सबसे नंबर 1 पर कौन है, अंडमान निकोबार है। लेकिन ओवरऑल वन की बात करेंगे, किलोमीटर में बात करेंगे, मतलब कि जो है एरिया में अगर बात करेंगे तो अपना मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आएगा। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, यानी कि सरकार ने वनों का वर्गीकरण कैसे किया है भारतीय वन अधिनियम 1927 के आधार पर। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, पहला वन अधिनियम कौन सा, 1927, जिसके आधार पर वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण किया गया है सरकार के द्वारा। पहले स्थान पर कौन आता है, सबसे पहले आते हैं आरक्षित वन, जिन्हें हम रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। उसके बाद रक्षित वन आते हैं, इनको हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। उसके बाद अवर्गीकृत वन आते हैं, जिस या फिर ग्राम वन आते हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। सबसे पहले आरक्षित वन की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्यों है, देखो ये सर्वाधिक प्रतिबंधित होता है, यहाँ पर तो तुम जा ही नहीं सकते हो। ठीक है ना, तुम परमिशन लेकर के भी इसके अंदर नहीं जा सकते हो। अगर तुम पकड़े गए तो भैया बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, स्थानीय लोगों की आवाजाही बिना विशेष अनुमति के पूरी तरह निषिद्ध रहती है। जैसे अंडमान निकोबार के वन हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या है ना, सेंट्रली जनजातियां रहती हैं। ठीक है,
अब तुम पहुंच गए वहां और सेंट्रली जनजाति से तुम्हारी जो है कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। वो कह रहे हैं झिंगालाला हु हु, अब तुम कह रहे हो झिंगालाला हु हु का मतलब क्या होता है, तुमको लग रहा है वो हमको गाली दे रहे हैं, उल्टा तुम भी गुस्सा हो गए, तो फिर क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी दोनों में। और वो जो है तीर कमान से मारते हैं, ऐसा केस बहुत देखा गया है। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, जो सेंट्रली जनजातियां होती हैं वो वहाँ पर पाई जाती हैं अंडमान निकोबार में, और वो लोग तीर कमान से मारते हैं। और आज भी पुराने जमाने की तरह जो आदि मानव जैसे रहते थे वैसे वो लोग आज भी रह रहे हैं, है ना। तो वो क्या है, आरक्षित वन में है, रिजर्व फॉरेस्ट में है, वहाँ पर आपकी आवाजाही बिल्कुल निषिद्ध है। जाओगे तो भैया वो लोग मार देंगे, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये होते हैं आरक्षित वन, जिन्हें हम रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु सर्वाधिक मूल्यवान, और क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करके रखा गया है, और ये ऐसे वन होते हैं जहाँ पर बहुत मतलब रेयर जो वन्य जीव होते हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए ये संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। उसके बाद होते हैं रक्षित वन, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब ये क्या होते हैं, तो सरकार का मालिकाना अधिकार होता है। ठीक है, इस पे सरकार का अधिकार होता है। देखो अंडमान निकोबार वाले में सरकार भी नहीं जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर सीधे जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संधि है उसके अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जो रक्षित वन होते हैं ना, इस पर सरकार का मालिकाना अधिकार होता है। लकड़ी और फल या गैर लकड़ी उत्पादों के उपयोग के लिए नियम बनाए जाते हैं। अधिक क्षरण से बचाने हेतु इसको सुरक्षित किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है आवाजाही रहती है, सरकार की अनुमति से आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड हो गए। अब ये अवर्गीकृत होते हैं। देखो लॉक खुला हुआ है ना, यहाँ पर 3 लॉक लगा हुआ है, मतलब कि जाना तो निषिद्ध है, यहाँ तो तुम जा ही नहीं सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 2 लॉक लगे हुए हैं कि हाँ तुम अगर थोड़ा सा परमिशन ले लोगे तो घूमने उमने जा सकते हो, लकड़ी वकड़ी लेने जा सकते हो। जो स्थानीय लोग वहाँ के होते हैं, लोकल लोग जो होते हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं। ये पूरा लॉक को इन्होंने खोल दिया, एक ही लॉक है वो भी अनलॉक है, यानी कि यहाँ पर आप जा सकते हो। तो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के निजी स्वामित्व वाले जो वन होते हैं, जैसे कि बंजर भूमि हो गई, तो यहाँ पर ये लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 3 प्रकार के वन हमारे यहाँ पाए जाते हैं। भारतीय वन एक्ट 1927 के आधार पर इनका भारत सरकार के द्वारा वर्गीकरण किया गया है। सारा वर्गीकरण समझ में आपके आ गया। आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, सफलता का अचूक मंत्र तैयार किया जा रहा है। परीक्षा में प्रथम प्रयास में चयन के लिए अस्पताल सहायक के लिए कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। मात्र 2 दिन का और समय दीजिए, आज और कल 2 दिन में ये सुपर नोट्स सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। और शुरू के 50 लोगों को मात्र 99 रुपए में ये नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के बढ़िया आप सिलेबस उठा करके देख लेना, और सिलेबस के टॉपिक बाय टॉपिक आप मिला लेना। पूरा सिलेबस आपको इन नोट्स में मिलने वाला है मात्र 99 रुपए में, शुरू के 50 लोगों के लिए। ठीक है, तो आज मैथ का कंप्लीट हो गया है, कल आपका बाकी सब्जेक्ट जो साइंस वाइंस रहेगा वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, परसों से आपके लिए उपलब्ध रहेगा। तो ध्यान रखना, अभी किसी का बैच वैच मत परचेज करना भैया। 500 रुपये, अभी टाइम बहुत कम है ना, 500 रुपये का बैच लेकर के क्यों परेशान हो रहे हो। हम आपको 99 रुपये में पूरी थ्योरी क्लास देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, मैराथन देंगे, MCQ देंगे, सब कुछ देंगे। तो काहे फालतू में 500 रुपये बर्बाद कर रहे हो, है ना। थोड़ा दिन और वेट कर लो, 1-2 दिन, उसके बाद आपको ये नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं भारत में वनों के प्रकार। भाग वन, भारत में कितने प्रकार के वन होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, इन्हें हम कहते हैं रेन फॉरेस्ट। अब ये क्यों इनको हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं वो देख लो। तो बारिश हो रही है नहीं हो रही है, यहाँ पर भैया बारिश ही होती रहती है। ठीक है, देखो वर्षा यहाँ पर 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। उच्च आर्द्रता रहती है, लगभग 77% से भी ज़्यादा आर्द्रता आपको इन वनों में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है। जैसे मासिन राम चेरापूंजी वाले जो वन हैं वो इस प्रकार के वनों में आ जाते हैं। विशेषताएं, सघन वितान, डेंस का, देखो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर ज़्यादा घास फूस होगा, वहाँ पर ज़्यादा पेड़ होंगे, तो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा घने होते हैं। ठीक है, पेड़ एक साथ पत्ते नहीं गिराते और हमेशा हरे रहते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं। ये वाला पेड़ अगर आज पत्ता गिरा रहा है ना, तो अगले सीजन में ये पत्ता नहीं गिराएगा, अगले सीजन में ये वाला गिराएगा। तो ये आपको हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बारिश भी लगातार होती रहती है, तो इनको कोई भी कमी नहीं होती है, तो ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको आर्द्र और सदाबहार वन कहते हैं। प्रमुख वृक्ष देख लो कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्रमुख वृक्ष में देखेंगे तो महोगनी हो गया, शीशम हो गया, सफेद देवदार हो गया, बांस हो गया। स्थान कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, तो पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि अपना वही मासिन राम चेरापूंजी नॉर्थ ईस्ट वाले जो एरिया होता है, बहुत बारिश होती है, तो वहाँ पर आपको इस तरह के वन देखने को मिलते हैं। उसके बाद में है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब ये वन किस प्रकार के होते हैं, तो इनमें जो वर्षा होती है ना, वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यानी यहाँ पर आपको सूरज मामा भी दिखाई दे रहे हैं, यानी सूरज भी निकलता है और बारिश भी होती है, और ये पत्ते भी गिराते हैं। ठीक है,
इनको कहते हैं हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। हाँ, लेकिन इनकी वर्षा पूछी जा सकती है, जैसे इसकी 250 है ना, इसकी वर्षा पूछी जाएगी। भाई उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र सदाबहार वन होते हैं हमेशा बारिश वाले होते हैं, कितनी बारिश होती है तो 250 से अधिक होती है। और जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं जिनमें थोड़ी वर्षा होती है उसमें कितना होता है तो 100 से 200 सेंटीमीटर, ध्यान रखना है। विशेषताएं देख लो, इन्हें मानसून वन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बारिश भी होती है और धूप भी निकलती है। बसंत ग्रीष्म में ये पत्ते अपने गिरा देते हैं। भारत में सबसे ज्यादा व्यापक वन यही है, 37% भूभाग पर भारत में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। पर्णपाती ध्यान रखना, पर्णपाती और सदाबहार में डिफरेंस है। सदाबहार मतलब हमेशा बहार, हमेशा हरे। पर्णपाती मतलब कि अपने वृक्षों के पत्तों को गिरा देते हैं, ठीक है। अब देखो प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, जैसे सागौन हो गया, इसको इंग्लिश में टीक कहते हैं, ध्यान रखना। साल हो गया, शीशम हो गया, चंदन हो गया, तो ये ऐसे वन होते हैं, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत आएंगे। सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं, ध्यान रखना मेरे भाई। चलो अब देख लेते हैं वनों में प्रकार के भाग 2 में। भाग 2 में कौन कौन से वन आएंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे कांटेदार वन। कांटेदार वन, ये कांटेदार क्यों होते हैं, इसका रीजन है। इसका रीजन क्या है कि देखो, जैसे कि यहाँ पर वर्षा होती है बहुत कम, लगभग 75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, तो ये क्या करते हैं, जो हवा में थोड़ी बहुत नमी होती है ना, इसी को सोखने का प्रयास करते हैं। अब अगर चौड़े पत्ते रहेंगे तो ये सोख नहीं पाएंगे, तो ये क्या करते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं ये पत्ते कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं, एकदम बारीक हो जाते हैं। अब जैसे हवा गुजर रही है, ये बारीक है, तो ये हवा में से नमी खींच लेगा। अगर ये चौड़ा होता तो हवा इनको थप्पड़ मार के निकल जाती, चल अपना काम कर, ठीक है। तो ये कांटे इसीलिए होते हैं जिससे कि ये हवा में से नमी को खींच लें और अपने अंदर जल की मात्रा ये बनाए रखते हैं। तो विशेषताएं क्या है, तो ये पेड़ छोटे और बिखरे हुए होते हैं, जैसे कि बबूल हो गया, नीम हो गया, कैक्टस हो गया। कहाँ कहाँ पर ये पाए जाएंगे वो देख लो, राजस्थान, गुजरात, धार, रेगिस्तान, यहाँ पर आपको ये इस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। कांटेदार वन, थ्रोन फॉरेस्ट इनको हम कहते हैं। 75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद में आते हैं पर्वतीय वन। ये आपके हिल वाले जो वन होते हैं ना, हिल स्टेशन पे जो वन पाए जाते हैं वो हो जाएंगे। चलो पर्वतीय वन में हम बात करेंगे, इनकी विशेषता क्या है, तो ऊंचाई के साथ साथ वनस्पतियां बदलती रहती हैं। यहाँ पर कुछ अन्य प्रकार की वनस्पति मिलेगी, ऊपर चले जाओगे तो अलग वनस्पति, और एकदम ऊपर चले जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है ना, एकदम बर्फ बर्फ मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऊंचाई के साथ में वनस्पतियां चेंज होती रहती हैं। प्रकार देख लो कौन कौन से हैं, तो चीड़, देवदार, ओक, ये 3000 मीटर पर भी अल्पाइन वन होते हैं। 3000 मीटर की ऊंचाई पर भी ये वाले वन पाए जाते हैं। कौन कौन से? देवदारों के वृक्ष हो गए, चीड़ के वृक्ष हो गए और ओक जो हो गया। स्थान कहाँ पर ये वन देखने को मिलते हैं, पूछ सकते हैं, तो कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ये वन आपको देखने को मिलेंगे। अब हम मैंग्रोव वन की बात कर लेते हैं। अब ये मैंग्रोव वन क्या होते हैं, तो मैंग्रोव वन होते हैं जहाँ पर दलदली इलाका होता है, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। आपने वो देखा होगा ना यार, वो कौन सा डिस्कवरी पे आता है, डिस्कवरी पर देखोगे तो कभी कभी आपको ऐसे वनों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो नाव पर चल रहे होते हैं और चारों तरफ जो है बड़े बड़े घने घने वन होते हैं और पानी भरा रहता है, जड़ें उनकी दिखती रहती हैं, तो वो मैंग्रोव और दलदली वन होते हैं, ठीक है। स्वैम्प फॉरेस्ट उनको कहते हैं। विशेषता क्या है, ताजे और खारे पानी में भी ये जीवित रह सकते हैं। लकड़ी इनकी बहुत मजबूत होती है, चाहे पानी बह रहा हो चाहे रुका हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो लकड़ी मजबूत होती है, ठीक है। प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, तो जैसे सुंदरी वन हो गए, जो सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न एक बार बना था एमपी पटवारी में, सुंदरबन डेल्टा में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है, उनको हम कहते हैं सुंदरी वन, ठीक है ना, सुंदरी वन। अब स्थान देख लो कहाँ कहाँ पर ये मिलते हैं, तो गंगा, महानदी, गोदावरी का जो डेल्टा है यहाँ पर इस प्रकार के वन आपको देखने को मिलेंगे। चलो अब हम बात करते हैं आईयूसीएन की रेड लिस्ट में प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। आईयूसीएन ने एक लिस्ट निकाली है जिसकी जो रेड लिस्ट होती है उसमें क्या क्या होता है, किस तरह के उसमें जीव पाए जाते हैं, वो आइए हम देख लेते हैं। तो 1964 में इसको स्थापित किया गया आईयूसीएन को। मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। 9 श्रेणियों में इन्होंने बांटा है। अब कैसे कैसे बांटा है आइए देख लेते हैं, इसकी ट्रिक भी यहाँ पर दी गई है। ट्रिक पर हम बाद में आएंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला है विलुप्त। विलुप्त मतलब कोई भी जीवित नहीं है, मतलब खत्म हो गया खेला। जैसे कि जो गिद्धराज जटायु होते थे ना, तो वो अब आपको दिखाई नहीं देंगे। तो जिनका खेला खत्म हो गया है, जैसे कि डोडो, ये डोडो पक्षी होता था जो अब बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, इसको हम कहते हैं विलुप्त यानी कि खत्म। घोर संकटग्रस्त, घोर संकटग्रस्त का मतलब होता है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तत्काल विलुप्त होने या फिर उच्च जोखिम का खतरा है। जैसे कि द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिने चुने 27 द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हुए हैं हमारे पूरे देश में, जिसको हम कहते हैं सोन चिरैया। कभी टाइम ऐसा हुआ करता था कि सोन चिरैया जो कच्चे मकान होते थे ना, कच्चे मकान की छतों पर घूमा करती थी, और आज ये टाइम है कि 27 मात्र पूरे भारत में बची हुई हैं।
हालांकि इनको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो है IUCN की लिस्ट में घोर संकटग्रस्त हैं, यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है संकटग्रस्त। संकटग्रस्त का मतलब है इंडेंजर्ड। इसमें कौन कौन है? तो निकट भविष्य में जिसको खतरा है, जिसको निकट भविष्य में खतरा है, उनको हम संकटग्रस्त में रखते हैं। उदाहरण के लिए जो लायन टेल्ड वाले मंकी होते हैं, ठीक है ना, इस तरह के होते हैं, इनको लंगूर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन टेल्ड वाले लंगूर होते हैं ये अब समाप्ति की ओर है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब जो असुरक्षित है, जो वल्नरेबल है, मतलब कि असुरक्षित है, क्या है? इनको मध्यम अवधि का खतरा है, मतलब कि जब लोग इनको देख लेते हैं तो इनका शिकार कर लेते हैं, तो ये जो है ना वो असुरक्षित मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, तो गैंगेटिक डॉल्फिन असुरक्षित मानी जा रही है कि अब इसको बचाना जरूरी हो गया है, नहीं तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये भी इसी तरह से विलुप्त होने की कगार पर आ जाएंगे। उसके बाद है संकट मुक्त। संकट मुक्त कौन होता है? बड़ी तादाद में जो मौजूद होते हैं, जैसे गिरगिट वगैरह, इनका कोई खतरा ही नहीं है, ठीक है ना। इनको मार दो नहीं मार दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 मार दोगे अगले दिन 4-5 और दिख जाएंगे तुमको, ठीक है ना। जो सैंड लिजार्ड होती है, जो रेतों में रहने वाले लिजार्ड होते हैं, या फिर गिरगिट हम इनको कह सकते हैं, इस तरह के लिजार्ड संकट मुक्त हैं भैया। ये बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है। तो इनके लिए तो बाज वगैरह आते हैं, खावा करके निकल जाते हैं, ठीक है। आंकड़ों का अभाव। कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आंकड़े नहीं पता चले हैं, तो उनको हम अनाकलित भी कह सकते हैं। इस प्रकार से इनको बांटा गया है। अब ट्रिक ध्यान रखना, ट्रिक में क्या होगा? सबसे पहले ई आएगा, फिर सी आर आएगा, यहाँ से आप मिला सकते हैं एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर इंडेंजर्ड, फिर वनरेबल, फिर लीस्ट कंसर्न। तो यहाँ से आप इस ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। वैसे ट्रिक की आवश्यकता है नहीं, जो सबसे कम है वो विलुप्त है, मतलब जो है ही नहीं वो विलुप्त हो गए हैं। जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है जैसे कि सोन चिरैया, जो संकटग्रस्त है जैसे कि लॉयन टेल्ड वाले लंगूर होते हैं, जो असुरक्षित है जैसे कि गंगा डॉल्फिन, और जो संकट मुक्त है बहुत ज़्यादा है वो जैसे कि अपना गिरगिट वगैरह हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, तो संरक्षण की कुछ रणनीतियां बनाई गई हैं। अब ये तो बता दिया IUCN ने कि भैया ये संकटग्रस्त हैं, कभी भी इनका खेला खत्म हो सकता है, तो इनको संरक्षण करना पड़ेगा। तो संरक्षण आप कैसे करेंगे वो देख लो। तो संरक्षण के लिए देखो, जो इनके लिए जो है किस तरह से संरक्षित करने का पूरा सिस्टम बनाया गया है। अब एक होते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। ये इन सीटू क्या होते हैं और एक्स सीटू क्या होते हैं वो देख लीजिए। अब अगर हम इन सीटू की बात करते हैं तो प्राकृतिक आवास में ही जीवों का संरक्षण किया जाता है, यानी कि जैसे कि ये पेड़ पर कोई जीव रह रहा है ना, तो यहीं पर इसका संरक्षण कर देंगे, इसको कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपसे सीधे सीधे इन सीटू और एक्स सीटू करके ही पूछा जाता है। हिंदी में भी ऐसे ही लिखा आएगा, इन सीटू XC2 हिंदी में भी ऐसे लिखा आएगा। तो इन सीटू और XC2 से ध्यान रखो, है ना, क्योंकि इसका हिंदी अर्थ अगर करने गए ना तो बाह्य स्थाने सोयण, तो स्वस्थाने सोयण, तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ ही दो, सीधे इन सीटू और XC2 ध्यान रखो। इनका अर्थ है कि जहां पर वो रहते हैं वहीं पर उनका संरक्षण करेंगे। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो होते हैं वो इन सीटू में होते हैं। ये प्रश्न बहुत बनता है, आपसे एग्जाम में बनेगा, इनमें से कौन सा इन सीटू है, इनमें से कौन सा XC2 है, तो याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान जो होंगे वो इन सीटू में आएंगे, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व और पवित्र उपवन जो होते हैं वो सारे के सारे इन सीटू में आते हैं, यानी कि यहाँ पर जो पक्षी रहते हैं उनका यहीं पर संरक्षण कर लेते हैं, ठीक है। अब हम XC2 की बात करें तो जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से निकाल करके कृत्रिम सुरक्षित स्थान पर ले जाना। मान लीजिए यहाँ पर कोई पक्षी रह रहा है और यहाँ पर सब कुछ खत्म होने की कगार पर सूखा पड़ चुका है, तो उस पक्षी को यहाँ से निकाल करके कृत्रिम आवास, जू में, चिड़ियाघर में, या फिर जहाँ पर भी आप ले जाएंगे तो उसको हम कहते हैं XC2। यहाँ से X कर दिया है, यानी कि यहाँ से बाहर निकाल दिया। X तो जानती हो, कोई मित्री है, पहले मित्री थी अब नहीं है, तो उसको X कहते हैं, ठीक है ना। तो वही सिस्टम है कि पहले थे यहाँ पर, अब इनको हटा दिया है तो ये XC2 हो जाएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, जिसके भी मित्र या मित्री हो वो वहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। परिभाषा देखो, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से निकाल करके कृत्रिम सुरक्षित स्थान पर ले जाना। उदाहरण, चिड़ियाघर में ले जाओ, वनस्पति उद्यान में ले जाओ, जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं वहां पर ले जाओ, बीज बैंक, सीड बैंक में आप ले जाकर इनको रखते हैं। तो ये XC2 और इन सीटू में क्या डिफरेंस है समझ गए होंगे। ये बहुत कंफ्यूजन करता है, ध्यान रखना। फिर से समझा दें, अगर जहां पर वो हैं वहीं पर आपने उनको सुरक्षित कर दिया तो ये इन सीटू हो गया, जहां पर वो थे वहां से निकाल करके बाहर ले गए तो ये क्या हो गया, XC2 हो गया। मित्र मित्री से याद रख सकते हैं, जो कभी आपकी मित्री हुआ करती थी आज वो नहीं है, यानी कि X हो गई, यानी निकल गई यहां से, तो XC2। जो आज भी है हमेशा रहेगी तो इन सीटू, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलो भैया, अब राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में डिफरेंस क्या होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है कि भाई ये राष्ट्रीय उद्यान है, वही ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो क्या अंतर है कि वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में चेंज कर देते हैं, तो वो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले गुण यानी फीचर्स क्या होते हैं राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव, जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको IUCN सेकंड में रखा है और इसको IUCN ने 4 में रखा है। क्यों रखा है वो देख लो। उद्देश्य क्या है,
सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो प्राकृतिक ऐतिहासिक वस्तुओं और वन्य जीवों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। और जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? तो विशिष्ट पक्षियों और जानवरों की प्रजातियों की सुरक्षा, इसमें स्पेशल लोगों को रखा जाता है और इसमें जो है किसी भी प्रकार के लोग रह सकते हैं, ठीक है। इसको ही बाद में राष्ट्रीय उद्यान में चेंज कर दिया जाता है, जब यहाँ पर जिसको बचाने के लिए वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया था वो बच जाते हैं, ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं, तो फिर उसको हम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बना देते हैं। सीमाएं देखिए, स्पष्ट रूप से चिन्हित सीमाएं होती हैं, फिक्स होती हैं कि इतनी जगह में राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बाहर तुम रह सकते हो, इसके अंदर नहीं जा सकते हो ना, तो इनका फिक्स होता है, सीमाएं इनकी फिक्स होती हैं। जबकि इनकी सीमाएं स्पष्ट नहीं है, वन्यजीव अभयारण्य की सीमाएं स्पष्ट नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये अलग से जैसे कि पर्यावरण पूछा जाता है ना उसमें सीटेट वगैरह में, तो वहाँ पर ये पूछ लिया जाता है किसकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं, किसकी नहीं होती हैं। तो आपसे ये प्रश्न बनेंगे सामाजिक विज्ञान में, हल्के पूरे में मत देना सामाजिक विज्ञान को, सामाजिक विज्ञान ही सिलेक्शन करवाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। मानव गतिविधि की अगर हम बात करेंगे तो अत्यधिक प्रतिबंधित कोई मानव गतिविधि नहीं होती भैया, राष्ट्रीय उद्यान में बिना पूछे नहीं जा सकते हो, अत्यधिक प्रतिबंधित होते हैं, ठीक है। और वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं तो कम प्रतिबंधित है, सीमित चराई लकड़ी इकट्ठा करने की अनुमति रहती है, जा सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जिम कॉर्बेट हो गया और ओखला पक्षी अभयारण्य जो है वो यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य में हो जाएगा। तो क्या डिफरेंस राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में समझ में आ गया? आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। ये बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है? तो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 के तहत मान्यता प्राप्त जितने भी स्थान होंगे उनको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। भारत में कुल 18 अधिसूचित रिजर्व है, कुल 18 है भारत में, ये नंबरिंग ध्यान रखनी है आपको। यूनेस्को ने कहा था भैया, यूनेस्को ने बताया कि कहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं और कैसे होते हैं, तो उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम 1971। उसके तहत उन्होंने बताया कि कौन कौन बायोस्फीयर रिजर्व में होंगे, कौन कौन नहीं होंगे। तो देखो पॉइंट अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया कोर, ये बीच की हो गई, ये बफर जोन हो गया और ये ट्रांजिशन जोन हो गया। अब ये क्या क्या होता है वो देख लो, कोर किसे कहते हैं, बफर किसे कहते हैं, ट्रांजिशन किसे कहते हैं। सबसे पहले कोर की बात करेंगे तो कोर क्षेत्र जो होता है कड़ाई से संरक्षित रहता है, यहाँ पर कोई नहीं जा सकता, वही लॉक वाला सिस्टम, सबसे पहले 3 लॉक, फिर 2 लॉक, फिर 1 लॉक, और लॉक जो 1 लॉक है वो अनलॉक है, वही सिस्टम है। तो कोर क्षेत्र होता है, यहाँ पर कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई भी नहीं जा सकता, नहीं मतलब नहीं। उसके बाद में होगा बफर जोन। पॉइंट नंबर 2, बफर क्षेत्र। बफर जोन जो होता है ये कोर क्षेत्र को घेरता है, वैज्ञानिक अनुसंधान, निगरानी और शिक्षा के लिए आप उपयोग में इसको ला सकते हैं, लेकिन कोर में वैज्ञानिक अनुसंधान भी नहीं किया जा सकता है, बफर क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हो। उसके बाद आता है ट्रांजिशन क्षेत्र। ट्रांजिशन क्षेत्र क्या होता है? तो सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है जिसमें मानव बस्तियां होती हैं, आर्थिक विकास और स्थायी कृषि की अनुमति होती है, ये ट्रांजिशन क्षेत्र होता है। इस प्रकार से ये बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण होता है। MAB प्रोग्राम ध्यान रखना 1971, डेट आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ प्रमुख वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं चालू की गई। भाई वन्य जीवों को बचाना था तो परियोजनाएं चालू करनी पड़ेंगी भाई, तभी तो परियोजना से पैसा पहुंचेगा, तभी तो फॉरेस्ट गार्ड बनोगे फिर आगे तो आप जानते ही हो। चलो, तो सबसे पहले है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1973 में इसको लॉन्च किया गया। लक्ष्य क्या है? तो बाघों की घटती आबादी को बचाना इसका लक्ष्य है। फैक्ट देख लीजिए, 9 रिजर्व से ये शुरू हुआ था। अब भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं और लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। 2005 में सुनीता नारायण के नेतृत्व में टाइगर टास्क फोर्स का जो है गठन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। कौन थी? सुनीता नारायण, जिनके नेतृत्व में ये टाइगर फोर्स का गठन किया गया था। एलिफेंट प्रोजेक्ट, ये दोनों प्रोजेक्ट बहुत पूछे जाते हैं, एक तो टाइगर प्रोजेक्ट और दूसरा एलिफेंट प्रोजेक्ट। ये दोनों प्रोजेक्ट से प्रश्न आपको 101% आपके एग्जाम में मिलेगा। इसी तरह से आपको पूरे नोट्स मिलने वाले बढ़िया सजा करके और टू द पॉइंट, कहीं फालतू की बात नहीं, टू द पॉइंट, क्योंकि टाइम भी तो कम बचा हुआ है भाई, 1 महीने का टाइम दिया आपको एग्जाम के लिए, है ना। अब पूरा पढ़ने बैठ गया तो फिर खेला खत्म हो जाएगा, है ना। तो टू द पॉइंट पढ़ना जो आपके एग्जाम में छपे। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करेंगे, लॉन्च वर्ष 1992 है। हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना, मानव पशु संघर्ष को रोकना, और 16 राज्यों में ये लागू है। भारत में वर्तमान में 25 हाथी रिजर्व हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। तो टाइगर हो गया, हाथी हो गए। आगे बढ़ लेते हैं। अब वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? सबसे पहले लाइक करो, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का ये फायदा होगा कि आगे जितने भी अस्पताल सहायक की ये PDF आने वाली है, वीडियो आने वाली है, MCQ सीरीज चलने वाली है, वो सब आपको मिलती रहेगी। नहीं तो ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अब देखो कुछ प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं, नंबर 2। अब इसके बाद बात करेंगे तो मगरमच्छ संरक्षण। उद्देश्य क्या है? खतरे वाले मगरमच्छों का संरक्षण करना है। टेक्निक क्या अपनाई जाएगी? पालो और छोड़ो रणनीति, यानी कि पहले इनको पाल लो, पहले इनको ग्रो करो, उसके बाद इनको रिलीज कर दो। छोटे छोटे बच्चे जब मगरमच्छ के होते हैं, अंडे होते हैं, उनको पाल लेते हैं, जब बच्चे निकल जाते हैं तो फिर उनको जो है छोड़ देते हैं ना। तो इस तरह से मगरमच्छ में पालो और छोड़ो रणनीति लागू की गई है।
उसके बाद बात करेंगे गिद्ध संरक्षण। गिद्ध संरक्षण क्या है? तो मवेशियों की जो दवा होती है ना, मवेशियों को दी जाने वाली दवा। अब देखो गिद्ध क्यों मर रहे हैं? गिद्ध क्या करते हैं? मवेशियों को खाते हैं। जो मवेशी मर जाते हैं उन मवेशियों को खाने का काम कौन करता है? गिद्ध करता है। अब मवेशियों में जो दवा डाली जा रही थी क्या थी? डाइक्लोफेनॉक। डाइक्लोफेनॉक के कारण जो गिद्धों की किडनी फेल हो जा रही थी, है ना, किडनी फेल होने से उनकी मृत्यु हो जा रही थी। अब इस पर रोक लगा दिया गया है। प्रयास क्या है? तो जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र चालू किया गया है। पिंजौर हरियाणा में इसको बनाया गया है। पूछा जाएगा जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो पिंजौर हरियाणा में स्थित है। प्रोजेक्ट हंगुल की बात करेंगे, जो कश्मीरी स्टैग होता है इसकी बात करेंगे। लॉन्च कब किया गया? तो जो प्रोजेक्ट हंगुल है 1970 में WWF वर्ल्ड वाइड जो फंड होता है और IUCN, इन दोनों ने मिल करके फर्म, ठीक है, WWF वर्ल्ड वाइड फर्म और IUCN दोनों ने मिल करके प्रोजेक्ट हंगुल चालू किया। दाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में चालू किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछेंगे प्रोजेक्ट हंगुल कहाँ पर चलता है? तो भैया दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में चलता है। अब पूछेंगे जटायु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो पिंजौर हरियाणा में, ऐसे याद रखना है आपको। ओलिव रिडले कछुआ, ये तो बहुत पूछा जाता है। स्थान ओडिशा का जो तट है ना, अरिवाड़ा सामूहिक घोंसला यहाँ पर बनाते हैं। 1998 में जो है WPSI के द्वारा ऑपरेशन कच्छप चालू किया गया और ओलिव रिडले कछुओं को बचाने का प्रयास किया गया था। चलो अब जन आंदोलन देख लेते हैं। भाई वनों को बचाने के लिए कुछ आंदोलन किए गए थे। आपकी हाई स्कूल की किताब में ये सब दिया गया है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ से जो मटेरियल छांट करके लेकर के आए हैं आपके लिए, ठीक है, NCERT के हिसाब से, नहीं तो पूरी किताब पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही पढ़ लो जो मलाई मलाई मिलती है, जो आपकी पढ़ने लायक चीज़ें हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो जन आंदोलन और वन संरक्षण की बात करेंगे तो सबसे पहला चिपको आंदोलन, यहाँ से 101% आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। क्या है? तो चिपको आंदोलन कब और कहाँ पर हुआ था वो देख लो। 1973 में। अभी प्रश्न भी पूछेंगे, लास्ट में MCQ भी है, ऐसा मत करना कि बस देख के निकल जाओ, क्वेश्चन भी है, MCQ भी है लास्ट में, ठीक है। तो 1973 में उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय, कहाँ पर? गढ़वाल हिमालय। तो उत्तर प्रदेश का जो गढ़वाल हिमालय, उत्तराखंड का जो गढ़वाल हिमालय है, यहाँ के क्षेत्र में चिपको आंदोलन शुरू किए गए। अब तुम कहोगे सर थंबनेल पे तो लगा था 10 मिनट में पूरी खल्लास। अरे भैया 10 मिनट में कहीं हो पाती है क्या? बताओ, 10 मिनट तो हमने लगा दिया था जिससे तुम पढ़ लो, ठीक है ना। तो 10 मिनट में चिपको ये पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, इसको पढ़ने के लिए समय लगेगा, है ना। अब अगर आप चाहो तो बाकी टीचर्स की तरह हम भी भैया जल्दी जल्दी करा करके निपटा लें। बताओ क्या चाहते हो, जल्दी जल्दी करा दें कि पूरा डिटेल पढ़ाएं, है ना। तो डिटेल पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा, एक बार टाइम दे दो, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो कब और कहाँ पर? तो 1973 में उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। क्या था ये? तो वनों की अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए स्थानीय लोग, विशेष करके जो महिलाएं हैं ना, वो पेड़ों से चिपक गए थे और वनों को कटने से बचा लिया था। संदेश क्या है? तो पर्यावरण की रक्षा स्थानीय अधिकारों से जुड़ी हुई है, ये उनका संदेश है और वनों को इन्होंने चिपको आंदोलन के द्वारा बचा लिया था। डेट पूछते हैं 1973, ध्यान रखना। बीज बचाओ आंदोलन, अब ये क्या है? तो ये 1980 के दशक में टिहरी उत्तराखंड और विजय जरधारी के नेतृत्व में चालू किया गया था। कहाँ पर? टिहरी उत्तराखंड में, ठीक है। क्या था ये? तो हरित क्रांति के रसायनों के खिलाफ, जो हरित क्रांति चालू हुई थी उसमें क्या है कि केमिकल्स को यूज किया जा रहा था, तो उनके खिलाफ चालू किया गया था। 12 प्रजातियों का आदान प्रदान किया गया और इस 12 प्रजातियों को हम 12 नाजा कहते हैं। क्या कहते हैं? 12 नाजा। संदेश देखिए, तो स्वदेशी बीजों और पारंपरिक मिश्रित खेती का संरक्षण करना यह इसका मुख्य उद्देश्य था। चलो अब सामुदायिक प्रयास थे कुछ और पवित्र उपवन थे, उनको भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से सामुदायिक प्रयास किए गए। तो देखो पवित्र उपवन की बात करते हैं कि सामुदायिक प्रवास और पवित्र उपवन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले पवित्र उपवन की बात करते हैं। तो यह अवधारणा कैसे दी गई? तो धार्मिक विश्वास के कारण पेड़ों या झीलों को पवित्र मान करके उनकी पूजा और रक्षा करना। उदाहरण के लिए नीम को पवित्र माना जाता है, पीपल को काटा नहीं जाता है, पवित्र माना जाता है, कहते हैं देवता उसमें रहते हैं, ठीक है। यहाँ शिकार और लकड़ी काटना वर्जित हो जाता है। भाई खुद ही डर के मारे नहीं काटते, भैया नीम को मत काटना, पीपल को मत काट देना, दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से पवित्र उपवन मान करके इनको बचा लिया गया। उसके बाद हम सामुदायिक वर्षित संरक्षण रिजर्व की बात करते हैं। 2002 में इसमें संशोधन किया गया था। वो क्या है? तो सामुदायिक रिजर्व की बात करेंगे। जो कम्युनिटी रिजर्व होते हैं तो निजी या सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि पर, उदाहरण जैसे कि मेघालय हो गया। मेघालय में 127 रिजर्व हैं जो लोगों ने अपनी ही भूमि पर बनाए हैं खुद के लिए, ठीक है ना। फार्म हाउस कहते हैं भैया, फार्म हाउस कह सकते हैं, ठीक है। कर्नाटक में जो कोकरो बेलूर है, यहाँ पर भी बने हुए हैं। कर्नाटक में कोको की खेती होती है, उसकी कॉफ़ी की, तो इन लोगों ने जो बनाए हुए हैं ना, उसको भी ये निजी मान करके और इसको सामुदायिक रिजर्व हम कहते हैं। संरक्षण रिजर्व क्या होता है? कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है? तो सरकारी भूमि जो राष्ट्रीय उद्यानों की बफर जोन का काम करती है। उदाहरण के लिए जो हिमाचल में श्री नैना देवी का जो स्थान है वो उसको हम क्या कहेंगे? संरक्षण रिजर्व कहेंगे और ये सरकारी भूमि रहती है। चलो अब माइंड मैप देख लेते हैं। 5% ही बची है बैटरी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा इतना कि बैटरी भी चार्ज कर लें। रुको इसका थोड़ा पावर बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो टॉपर्स माइंड मैप देख लो। अब माइंड मैप बना लेते हैं जिसको जरूर आपको देख करके जाना है। संपूर्ण अध्याय का आसार यानी कि जितना हमने पढ़ा उसका सार यहाँ पर दिया गया है। देखो तो वन संपदा का लक्ष्य 33% है,
तीन प्रकार के वन हैं हमारे पास, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित में नहीं जा सकते हो, कठोर प्रतिबंध रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में समाधान देख लीजिए, इन सीटू और एक्स सीटू अभी बताया था। इन सीटू क्या होता है, जहां पर वो रह रहे हैं वहीं पर उसका संरक्षण कर दो तो इन सीटू, वहां से निकाल करके बाहर ले जाओ तो एक्स सीटू हो जाएगा, ठीक है। और जो खतरे वनों के प्रकार में बात करेंगे तो वो सदाबहार, पर्णपाती, कांटेदार, पर्वतीय और मैंग्रोव, इतने प्रकार के वन होते हैं जिनके बारे में आपको हमने बता दिया है, ठीक है। खतरे वाले में क्या है, तो आवास विनाश, डाइफेनॉक, शिकार, जन्म। खतरे का मतलब है कि किस किस से खतरा हुआ रहा, तो किस किस के खतरे के बारे में हमने चर्चा की थी। तो बताओ ये डाइक्लोफेनॉक की बात कहाँ पर की थी हमने, तो डाइक्लोफेनॉक की बात की थी गिद्ध वाले बात में, है ना, गिद्ध की किडनी फेल हो जाती है, ठीक है। तो ये सब है। उसके विशेष प्रयास तो भाई प्रोजेक्ट टाइगर 1973 डेट ध्यान रखना है, एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 डेट ध्यान रखना है, चिपको और बीज बचाओ आंदोलन ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ हम एमसीक्यू देख लेते हैं, तुमने कितना पढ़ा है। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था बताओ, 70 में, 73 में, 92 में। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का IUCN स्टेटस क्या है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्रिटिकली जोन में है, क्रिटिकली रेड जोन में है, यानी कि खत्म होने की कगार पर है, ठीक है। तो CR हो जाएगा इसका। ऐसे ही पूछते हैं CR में है, LC में है, EW में है। अभी आपको बताया था सोन चिरैया वाला सिस्टम, तो ये क्रिटिकली रेड जोन में है, ठीक है। उसके बाद जिम कॉर्बेट, ये किसका उदाहरण है, तो नेशनल पार्क का उदाहरण है, राष्ट्रीय उद्यान का उदाहरण है। अब मेमोरी ट्रिक देख लीजिए, सब कुछ आपको देंगे भैया कि बस कोई भी चीज़ आपसे छूटे नहीं, ठीक है। तो ट्रिक 1 है IUCN एवरी कैट एंजॉय वेरी नाइस लैम्प। अब ये पूरा आप देख सकते हैं, आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में कौन सा है, इंडेंजर्ड में कौन सा है, वल्नरेबल कौन सा है, ये बताया इन्होंने कि भाई किस कहाँ से कहाँ की ओर चलते हैं। तो जो एकदम खत्म है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है, ये पूरा यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। CBT मतलब ट्रिक नंबर 2, जो बायोस्फीयर जोन है वो हम देख सकते हैं। बायोस्फीयर जोन में CBT का मतलब क्या होता है, ये कोर हो गया, ये बफर जोन हो गया और ये ट्रांजिशन हो जाता है। कोर, बफर और ट्रांजिशन के बारे में वही बात की थी। बीच वाला जो होता है वो कोर होता है, इसके अगल बगल बफर होता है और उसके ऊपर ट्रांजिशन होता है। इसमें कोई नहीं जा सकता, इसमें वैज्ञानिक उपकरण लेकर के जा सकते हो, इसमें जो बस्तियाँ वगैरह रहती है ना, ये सब कुछ आप यहाँ से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम बाय शुक्ला सर। और ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और जल्दी ही आपको सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। ग्रुप बनाया जाएगा अस्पताल सहायक का, हॉस्पिटल अटेंडेंस का, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे, सारा MCQ करवाएंगे। ये तो 3-4 MCQ वैसे ही लिख दिए हमने, बाकी टॉप 100 की सीरीज चली रही है, आपको पता ही है ना। जेल पहरी वालों के लिए और डिप्टी जेलर, फॉरेस्ट गार्ड, इन सब के लिए जो है सुबह हम चलाते हैं टॉप 100 सीरीज अपनी चल रही है, हर टॉपिक के टॉप 100 प्रश्न करा रहे हैं, तो वो आप लोग जरूर जाकर देख लेना। और जेल पहरी फॉरेस्ट गार्ड के 189 रुपये में कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सभी सब्जेक्ट की थ्योरी नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, टॉप 100 सब कुछ मिल रहा है उसमें, ठीक है। तो वो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। नंबर वही है 7052547003, इस पर व्हाट्सअप करके आप लोग नोट से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कल आपकी नोट्स लगभग कंप्लीट हो जाएगी, शाम तक, परसों से आपको जो है अस्पताल सहायक के नोट्स मिलने लगेंगे, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आपके अच्छे कमेंट आते हैं तो हम इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो है दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे, मैथ भी कराएंगे और आपका जो इंग्लिश भी कराएंगे, हिंदी भी कराएंगे। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी 400-500 वाला कोर्स मत लेना, सब कुछ आपको हम यहीं यूट्यूब पर करवाने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।